आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी में कुल वर्ण होते हैं 44। कुल वर्ण कितने होते हैं? 44। और मूलतः वर्ण 52 होते हैं। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कुल वर्ण तो 44 और मूलतः वर्ण तो 52। परिभाषा: मुख से निकलने वाली वह अखंडित ध्वनि जिसे लिपिबद्ध किया जा सके उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे क। वर्ण के मुख्य रूप से भेद दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले स्वर वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर वर्ण मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनि को स्वर कहा जाता है। जैसे अपने मुख से स्वतः मतलब अपने आप जिस ध्वनि का उच्चारण होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अपने आप ए, ई, ऊ आदि का उच्चारण करता है। वो करता नहीं है, अपने आप होता है। इसी प्रकार हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या 11 है। आगे पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किनकी सहायता से? स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, तो ये किसके योग से बना है? क प्लस ए, तो क व्यंजन हो गया और ए क्या हो गया? स्वर। इस प्रकार व्यंजन वर्ण है वो किनकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन 33 है। कितने हैं मूल व्यंजन? 33। जो कहाँ से कहाँ तक है? क से है तक। क और है नहीं है, क से है तक। जैसे क वर्ण वाली जैसे क, ख, ग, घ, घ, छ, छ, ज, जन, ट, ठ, त, थ, ये सारी क से है तक है, तो 33 हो गए। फिर आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण अपने वाक् यंत्रों के द्वारा किसी न किसी अंग से होता है तो उनको अपन स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। जैसे क से मैं तक स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। जैसे बोलते हैं अपन क, ख, ग, घ, घ, तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार छ, छ, ज, झ, न, तो ये तालु से होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये मूर्धा से होते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन जो अपने वाक् यंत्रों के द्वारा उच्चारित होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये, रे, ले, वे। तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि ना तो ये स्वरों की तरह उच्चारित होते हैं और ना ही व्यंजनों की तरह, तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे अपन कोई शब्द बोलते हैं कि वह चली गई, तो गई अपन ई भी लगा सकते हैं, स्वर भी लगा सकते हैं और ये की मात्रा लगाकर
गई भी लिख सकते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? श है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये अपने वाग्य यंत्रों में घर्षण या रगड़क से बोले जाते हैं। तो इनको बोलते समय अपने मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। श, त्रे, गे, श्रे, जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं। औक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं या कितने होते हैं, तो डे और ढे। एक कंफ्यूज रहता है कि एक ये होता है, तो ये होता है ंगे, क, ख, ग, घ, ंगे, और ये होता है ड़े, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, और ढे। अयोग वा है वर्ण, कितने होते हैं? 2। अंग, ए। अब संयुक्त व्यंजन, इनको विस्तार से देखते हैं। बहुत बार संयुक्त व्यंजनों के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा कि ये त्रे किससे बना है, तो तय प्लस रे प्लस ए के योग से बना है। तो देखो क्ष, त्रे, गे, श्रे, तो ये किससे बना है? क प्लस श प्लस ये श कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, प्लस ए, इनके योग से बना है। अब त्रे, तय प्लस रे प्लस ए के योग से, गे, जे प्लस ये प्लस ए के योग से बना है। श्रे, श प्लस रे प्लस ए के योग से बना है। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब आगे देखते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण है। स्वरों का वर्गीकरण है। पहला देखते हैं, उच्चारण की अवधि, मात्रा, काल के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3। उच्चारण की अवधि मतलब समय, काल, तो ये होता है 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है कम, छोटा, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको अपन क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर। ए, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। ये मूल स्वर है, ये किसी के योग से नहीं बने हैं, मूल है, अपने आप में पूर्ण है, ई, उ, री। तो इनको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इनको मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है। दीर्घ स्वर, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? ये मूल में आ गए। इनके अलावा जो बच्चे हैं बाकी वो सब है दीर्घ में आ जाएंगे। तो इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद है ह्रस्व वाले, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। इनको संधि स्वर अथवा संध्याक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 के योग से बने हैं। जैसे आ है तो ए प्लस ए के योग से आ बना है। इसी प्रकार ई है तो ई प्लस ई के योग से ई बना है। इसी प्रकार ऊ है तो ऊ धन ऊ के योग से ऊ बना है। इसी प्रकार ए है तो ए प्लस ई के योग से ए बना है। इसी प्रकार ए प्लस ए तो आई बना है। ए प्लस ऊ के योग से ओ बना है। इसी प्रकार ए प्लस ओ के योग से औ बना है। तो इसलिए इनको संध्याक्षर या संधि स्वर भी कहा जाता है।
एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि संधि स्वर किसे कहते हैं या कौन से होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। एक है प्लुत स्वर, कि यदि किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम, क्योंकि इनको बोलने में कितना समय लगा, तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगा है, इसलिए इनको प्लुत स्वर बोला जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।